घाटशिला का उपचुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहा है। भले ही पार्टियों ने अभी आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से किलाबंदी, घेराबंदी और जुगलबंदी हो रही है, उससे दिलचस्प नए रोज अपडेट आ रहे हैं। अभी प्रदीप बालमुचु पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक, उनकी सक्रियता बढ़ने से महागठबंधन और जेएमएम की मुश्किलें बढ़ गई है। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर खिंच गया है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक जब जब बालमुचु जी चुनाव वहां लड़े हैं, तब मुश्किलें खड़ी हुई है। किसी की जीत तो किसी की हार का जो है वो कारण बने हुए हैं। उस आंकड़े पर हम बात करेंगे और उस संभावना को ही तलाशेंगे कि क्या प्रदीप बालमुचु इस उपचुनाव में वो उम्मीदवार होंगे, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी महागठबंधन जो सरकार चल रही है उसे जो है वो तोड़कर क्या घाटशिला उपचुनाव पर प्रदीप बालमुचु पर दाव लगाएगी। क्या ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है? क्या ये फॉर्मूला बन सकता है कि उपचुनाव में पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े? ऐसी संभावना है या नहीं? इन तमाम संभावनाओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको आज वर्तमान परिस्थिति जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि भले ही किसी ने पार्टी ने या बीजेपी या जेएमएम ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन चुनावी तैयारी आपका शुरू हो गया। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जेएमएम के तरफ से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन, वहां रोज जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जाकर लोगों से सुख दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले आपने देखा था कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भी जब सड़क मार्ग से कोलकाता से होकर रांची के लिए गए थे, तो एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके जिम्मेदारी दे दी थी कि घाटशिला उपचुनाव किस तरीके से जीत का समीकरण बनाना है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की हिस्सेदारी या कांग्रेस कहीं की इस पूरे ये में अभी तक अलग थलग पड़ा हुआ है। महागठबंधन की तरफ से ऐसी कोशिश घाटशिला उपचुनाव को लेकर नहीं हुआ कि कांग्रेस के साथ भी बातचीत किया जाए या मुख्यमंत्री भी जब आए तो उसमें कांग्रेस किसी भी तरीके से शामिल हो। इसी बीच में आप देखें कि घाटशिला में जो प्रदीप बालमुचु 3 बार के वहां विधायक रह चुके हैं, वो अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से, अपने जो आसपास से मिलना जुलना वो शुरू कर देते हैं। इसी बीच में आपने देखा कि कांग्रेस लगातार संगठन को लेकर, जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, पीछे आपने देखा कई लोगों का विजिट हुआ। वित्त मंत्री जो राधा किशोर हैं, वो आकर घाटशिला विधानसभा, चकुलिया और तमाम जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और इसी खबर को लेकर तमाम अखबारों में एक खबर आने लगती है कि फिर से क्या बालमुचु जो उनका पुराना घाटशिला प्यार रहा है, जिससे उन्हें स्नेह रहा है, उसको चुनाव लड़ने को लेकर क्या सुगबुगाहट तेज हो गई है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि भाई वो जाकर जो यहाँ के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं केंद्रीय, जाकर तमाम लोगों से वो मुलाकात करेंगे और अपने दावा ठोकेंगे और उनकी कोशिश होगी भाई वो चुनाव में एक तरीके से कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाए। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं बनाती है, वैसे परिस्थिति में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या हो सकता है, तो हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2014 में आप देखिए जब जेएमएम और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो उस समय पहली बार बीजेपी ने घाटशिला सीट से अपना खाता खोलकर वहां से लक्ष्मण टुडू विधायक बने थे। उसका कारण ये भी था कि जेएमएम और कांग्रेस के वोट बटे हुए थे और कहीं ना कहीं प्रदीप बालमुचु जो है वो एक तरीके से बीजेपी का जीत का एक बड़ी वजह बने थे। 2000 जबकि वो उस सीट पर उस समय प्रदीप बालमुचु नहीं बल्कि उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ी थी, उनको ये टिकट मिला था। लेकिन अब आते हैं 2019 में। 2019 में जब दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके कह दिया कि इस बार हम मिलकर लड़ेंगे, अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे, वैसी परिस्थिति में प्रदीप बालमुचु ने वो राज्यसभा सांसद रहते हुए भी वो आसू पार्टी में ज्वाइन होकर आसू के टिकट से चुनाव लड़े और वो तीसरे नंबर पर रहे। इसका वजह ये हुआ कि वहां पर कुछ वोटों से 6 और 6000 कुछ वोटों से जो है जेएमएम की जीत होती है, लेकिन बीजेपी की हार हो जाती है कुछ वोटों से, जबकि प्रदीप बालमुचु वहां 31,000 के आसपास में वोट लेकर आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं। तो कहा जाता है कि उसके जेएमएम की जीत के पीछे भी कहीं ना कहीं आसू का जो वोट बट गया बीजेपी से, उसके वजह से वहां पर जेएमएम की जीत हुई। तो एक बड़ी वजह मानी जाती है। 2024 में आपको पता है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जेएमएम के एक बार फिर से जीत मिली है। लेकिन 2025 में जो उपचुनाव होने जा रहा है, फिर से अगर इस तरीके से कांग्रेस या प्रदीप बालमुचु अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बात को भली भांति जो भी वहाँ पार्टी के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं कि घाटशिला उपचुनाव जिस तरीके से बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा के लिए हर तरीके से वो चाहती है कि अपने 2024 के चुनाव को, हार को किसी भी तरीके से उपचुनाव में जीत करके कहीं ना कहीं उसे मनोबल को बढ़ाया जाए और अपना स्कोर एक तरीके से झारखंड के अंदर रिकॉर्ड को
को अच्छा किया जाए। इसलिए कि घाटशिला उपचुनाव एक तो दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन की सीट है, दूसरा संथाल सीट है और वहां से आरक्षित जो है आदिवासी सीट होने की वजह से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का वजह बना है। और आप देख रहे हैं कि कल इसीलिए एक आदिवासी महादरबार का यहाँ पर बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है चंपई सोरेन के नेतृत्व में, उनके संरक्षक के, जिसमें संथाल समाज के साथ बाकी समाज के भी आदिवासी समाज के बड़े बुद्धिजीवी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है ये पार्टी को भी दिखाने के लिए कि देखिए हमारे साथ चंपई सोरेन ये दिखा सकते हैं पार्टी नेतृत्व की भी कि तमाम आदिवासी के इंटेलेक्चुअल हमारे साथ हैं, एक बड़ी संख्या हमारे साथ है। अगर हमें टिकट, हमारे अगर बेटे को टिकट मिलता है तो ये सब बीजेपी के वोट बैंक के साथ जो है एक तरीके से ऐड हो सकते हैं। तो इस तमाम तरह के समीकरण यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी राजनीति है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, अभी बहुत कुछ आपको जोड़ घटाव देखने को मिलेगा। इसलिए कि अभी हो सकता है बहुत सारी सौदेबाजी भी हो जाएगी। इसलिए कि जो कुछ राजनीति में डायरेक्ट दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन या सक्रियता इसलिए भी दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं सौदेबाजी भी होती है पर्दे के पीछे से, इसलिए अभी कहना बाकी है। लेकिन एक बात की प्रदीप मालमुचू के सक्रियता से जेएमएम के अंदर, महागठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं एक चुनौती सामने आ जाएगी कि हम उन्हें कैसे मनाएं और कैसे महागठबंधन को इंटैक्ट रखें, एक साथ रहते, वोट बैंक में किसी भी तरीके से बंटवारा ना हो, बीजेपी को इसका फायदा ना मिले। ये तमाम जो है नेताओं के सामने, जो महागठबंधन के जो सीनियर नेता उनके सामने चुनौती है। फिलहाल ये मुश्किलें दिख रही है। आपका आकलन क्या है? आप अपना इसमें जरूर है कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से घाटशिला उपचुनाव किस तरीके से होने जा रहा है और क्या क्या समीकरण हो सकते हैं, कौन कौन से मुद्दा जो है इस चुनाव में महत्वपूर्ण रहेगा।